हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं जिनके भी पास पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट है, उन सभी की जो यूनिट नंबर 3 है इस सब्जेक्ट की, उसकी वन शॉट रिवीजन वीडियो, जिसके अंदर मैं आपको इस पूरी यूनिट को एक वन शॉट वीडियो के अंदर कवर करवाने वाला हूँ। जितना भी कंटेंट आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, आपके सिलेबस में दिया गया है, सारी चीजें आपको डिटेल में कवर करवाने वाला हूं। तो बिना देर किए शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो और देखेंगे इस वन शॉट रिवीजन को। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसके जो नोट्स हैं उन्हें आप परचेज कर सकते हैं, सिर्फ 129 रुपीज में आपको चारों यूनिट्स के नोट्स अवेलेबल मिल जाएंगे। जितना भी कंटेंट आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, जो भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में दिए गए हैं, सारी चीजें नोट्स में कवर करी गई हैं। ये जो नोट्स हैं आपको परचेज करने के लिए आप मेरे को व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर डीएम करें, वहां से आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। यूनिट नंबर 3 है, नाम है आपका बैरियर टू कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन में क्या क्या बैरियर्स आते हैं, क्या क्या रुकावटें आती हैं। बैरियर टू कम्युनिकेशन आर फैक्टर और ऑब्स्टेकल दैट हिंडर द इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडिया और मैसेज बिटवीन इंडिविजुअल और ग्रुप। बैरियर क्या होते हैं? वो फैक्टर या ऑब्स्टेकल जो कि एक इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब हमारी इंफॉर्मेशन को चेंज होने में, आइडियाज, हमारा मैसेज जो है उसे एक इंडिविजुअल और ग्रुप में एक्सचेंज होने में जो चीजें ऑब्स्टेकल का काम करती हैं, हिंड्रेंस का काम करती हैं, उन्हें कहा जाता है बैरियर टू कम्युनिकेशन। These barrier can occur at any stage of the communication process and can impede understanding, clarity and mutual respect। ये जो बैरियर हैं वो किसी भी स्टेज पर आ सकते हैं, कम्युनिकेशन के प्रोसेस में किसी भी स्टेज पर वो आ सकते हैं बैरियर, जो कि हमारी क्लैरिटी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग को खराब कर देते हैं। कौन कौन से तरीके के बैरियर होते हैं? पहला बैरियर आता है हमारा लैंग्वेज बैरियर। टू डिफरेंस इन लैंग्वेज, वोकेबलरी, डायलेक्ट्स और एसेंट कैन हिंडर कम्युनिकेशन, स्पेशली इन मल्टीकल्चरल और मल्टीलिंगुअल सेटिंग्स। जो लैंग्वेज के बीच में डिफरेंस होता है, दो पर्सन के, दो इंडिविजुअल पर्सन के या दो ग्रुप्स के बीच में जो लैंग्वेज का डिफरेंस होता है, वोकेबलरी का डिफरेंस होता है, उनकी एसेंट का डिफरेंस होता है, वो एक तरीके का हिंड्रेंस का काम करता है, एक बैरियर का काम करता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड फ्रेज में लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिसकम्युनिकेशन। अगर वर्ड्स और जो फ्रेजेस होते हैं उन्हें मिसअंडरस्टैंड कर लिया जाएगा तो उससे मिसकम्युनिकेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा बैरियर होता है हमारा कल्चरल बैरियर। तो वेरिएशन इन कल्चरल नॉर्म्स, वैल्यू, बिलीफ एंड कम्युनिकेशन स्टाइल कैन क्रिएट बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। लोगों के जो कल्चरल नॉर्म्स हैं, उनकी जो वैल्यूज हैं, उनके बिलीफ्स जो हैं, उनके अंदर जो वेरिएशन होता है, डिफरेंस होता है, वो भी हमारा एक बैरियर होता है जिसे हम कहते हैं कल्चरल बैरियर। ये भी हमारे एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हिंड्रेंस बैरियर क्रिएट कर देता है। कल्चरल डिफरेंस इन नॉन वर्बल क्यूज, गेस्चर्स एंड सोशल कस्टम में लीड टू मिस इंटरप्रिटेशन और ऑफेंस। अब जो ये कल्चरल डिफरेंस है, इसकी वजह से मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है और ऑफेंस हो जाता है। नेक्स्ट बैरियर होता है परसेप्चुअल बैरियर। तो इंडिविजुअल परसेप्शन, बायस, स्टीरियोटाइप्स एंड प्री कंसेप्शन कैन इन्फ्लुएंस हाउ दे इंटरप्रेट एंड रिस्पॉन्ड टू अ मैसेज। किसी इंडिविजुअल की परसेप्शन का क्या है, उसकी बायसेस क्या है, उसके स्टीरियोटाइप कैसा है, उसका प्री कंसेप्शन कैसा है, ये भी एक तरीके से इन्फ्लुएंस करता है किसी मैसेज की और कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस को। परसेप्चुअल बैरियर में अराइज फ्रॉम डिफरेंस इन बैकग्राउंड एक्सपीरियंस और पर्सनल पर्सपेक्टिव। ये जो परसेप्चुअल बैरियर है, ये किसकी वजह से? बैकग्राउंड एक्सपीरियंस, मतलब पहले के किसी एक्सपीरियंस की वजह से, या फिर जो पर्सनल पर्सपेक्टिव होता है उसकी वजह से अराइज होता है। फिर आता है फिजिकल बैरियर। तो फिजिकल बैरियर सच एज डिस्टेंस, नॉइस, पुअर लाइटनिंग और एनवायरमेंटल डिस्ट्रैक्शन कैन इंटरफेयर विद कम्युनिकेशन। फिजिकल बैरियर के अंदर आपका आ गया कि डिस्टेंस हैगा कम्युनिकेशन में, नॉइस हैगा बहुत ज्यादा, पुअर लाइटनिंग हैगी, या कोई एनवायरमेंटल फैक्टर हैगा जो कि कम्युनिकेशन के बीच में इंटरफेयर करता है, उसे कहा जाता है फिजिकल बैरियर। पुअर ओकोस्टिक्स, क्राउडेड स्पेस, टेक्नोलॉजी इशू में इम्पेयर द ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ मैसेज। ये क्या कर सकती हैं चीजें? मैसेज के ट्रांसमिशन और रिसेप्शन को इम्पेयर, मतलब अफेक्ट कर सकती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इमोशनल बैरियर। तो इमोशनल बैरियर सच एज स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, एंगर, इनसिक्योरिटी कैन हिंडर इफेक्टिव कम्युनिकेशन बाय अफेक्टिंग इंडिविजुअल एबिलिटी टू लिसन, अंडरस्टैंड और एक्सप्रेस देमसेल्व्स क्लियरली। क्या बोला है? जो इमोशनल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गई, फियर हो गया, एंगर हो गया, इनसिक्योरिटी हो गई, ये सारी चीजें भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन में एक तरीके से हिंड्रेंस का काम करती हैं और इमोशनल बैरियर कहलाती हैं। इमोशनल बैरियर में अराइज फ्रॉम पर्सनल और इंटरपर्सनल इशू एंड कैन इम्पीड ट्रस्ट एंड रेपोर्ट। ये जो इमोशनल बैरियर होते हैं, ये पर्सनल और इंटरपर्सनल इश्यूज की वजह से अराइज हो सकते हैं और
ट्रस्ट और रेपर्ट को खराब कर सकते हैं। फिर आता है हमारा हायरार्कियल बैरियर। तो हायरार्कियल स्ट्रक्चर, पावर डायनामिक एंड और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर दैट डिस्करेज ओपन कम्युनिकेशन कैन क्रिएट बैरियर बिटवीन एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट। क्या बोला है, जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है, हायरार्कियल स्ट्रक्चर होता है, जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये सारी चीजें कई बार ओपन कम्युनिकेशन को डिस्करेज करती हैं एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बीच में, और एक तरीके से बैरियर का काम करती हैं। तो इन्हें ही हायरार्कियल बैरियर कहा जाता है। Fear of retribution, intimidation, reprisal may discourage employee from expressing their opinion or concern. निकाल देने का डर, इंटिमिडेशन का डर, ये सारी चीजें होती हैं, ये डिस्करेज करती हैं एम्प्लॉय को, जिससे वो अपने व्यूज को क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। फिर आता है सीमेंटिक बैरियर। तो डिफरेंस इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड, मीनिंग और सिंबल कैन लीड टू सीमेंटिक बैरियर इन कम्युनिकेशन। हर पर्सन हर तरीके के वर्ड, मीनिंग और सिंबल की इंटरप्रिटेशन अलग तरीके से करता है, अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेसिस पर करता है। तो ये जो अलग अलग इंटरप्रिटेशन होती है इन सिंबल्स की, वर्ड्स की, मीनिंग की, ये क्या करता है, ये भी एक तरीके से इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन क्रिएट कर देता है और सीमेंटिक बैरियर कहलाता है। एम्बिग्यूटी, वेग लैंग्वेज, टेक्निकल जैगरॉन, टर्मिनोलॉजी में कॉज कंफ्यूजन और मिसकम्युनिकेशन, और इन सारी चीजों की वजह से कंफ्यूजन और मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये थे आपके बैरियर एंड टाइप्स ऑफ बैरियर। फिर आता है आपका टॉपिक इंप्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल की कम्युनिकेशन स्किल को किस तरीके से इंप्रूव करा जा सकता है। तो इंप्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल इज एसेंशियल फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ एज इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्ले अ क्रूशियल रोल इन बिल्डिंग रिलेशनशिप, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, कन्वेइंग आइडिया एंड अचीविंग गोल। क्या बोला है, जो कम्युनिकेशन स्किल है उन्हें अगर इम्प्रूव करना है, अगर वो इम्प्रूव हो जाएंगे तो उससे क्या होता है, पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों तरीके की ग्रोथ होती है। क्योंकि जो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है वो क्रूशियल रोल प्ले करता है रिलेशनशिप बिल्डिंग में, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में, आइडिया को बता पाने में और गोल को अचीव करने में। Here are some strategies to enhance the communication skill। अब इन कम्युनिकेशन स्किल को किस तरीके से इंप्रूव किया जा सकता है। तो पहला स्टेप आता है एक्टिव लिसनिंग। प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग बाय गिविंग फुल अटेंशन टू द स्पीकर, मेंटेनिंग आई कांटेक्ट एंड शोइंग इंटरेस्ट इन देयर मैसेज। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्टिव लिसनिंग रखनी है, मतलब जो स्पीकर है उसे फुल अटेंशन के साथ सुनना है, उसके साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखना है और उसके मैसेज में अपना इंटरेस्ट शो करना है। Avoid interruption or formulating response while the other person is speaking. Paraphrase and summarize to confirm understanding। आपको किसी भी तरीके की इंटरप्टिंग को अवॉइड करना है और किसी भी तरीके का रिस्पॉन्स फॉर्म नहीं करना है जब तक कोई पर्सन बोल रहा है। ठीक है, फिर आता है क्लियर एंड कॉन्साइज कम्युनिकेशन। तो स्ट्राइव फॉर क्लैरिटी एंड कॉन्साइजनेस इन योर कम्युनिकेशन। यूज सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज, अवॉइड जैगरॉन और टेक्निकल टर्म्स व्हेन अननेसेसरी एंड ऑर्गेनाइज योर थॉट लॉजिकली टू कन्वे योर मैसेज इफेक्टिवली। अगर कम्युनिकेशन स्किल और इंप्रूव करनी है तो आपको जो भी आपका कम्युनिकेशन है उसे क्लियर रखना है, कॉन्साइज रखना है, सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज का यूज करना है, किसी भी तरीके की जैगरॉन और टेक्निकल टर्म्स का यूज नहीं करना है। नेक्स्ट आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो पे अटेंशन टू योर नॉन वर्बल क्यूज सच एज फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर एंड गेस्चर एज दे कन्वे मीनिंग एंड इमोशन। आपको अपने जो नॉन वर्बल क्यूज है, जैसे कि आपके फेशियल एक्सप्रेशन हो गए, बॉडी लैंग्वेज हो गई, पोस्चर हो गया, गेस्चर हो गया, ये सारी चीजों का भी ध्यान रखना है अपना मैसेज देते समय। इंश्योर दैट नॉन वर्बल साइंस आर कॉन्ग्रुएंट विद योर वर्बल मैसेज टू एनहांस द अंडरस्टैंडिंग एंड क्रेडिबिलिटी। और जो आपके नॉन वर्बल साइंस है वो आपके कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए वर्बल मैसेज के, मतलब उन्हीं से मिलते जुलते होने चाहिए, जिससे क्या हो, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है और क्रेडिबिलिटी है मैसेज की वो और ज्यादा इनहांस हो जाए। फिर आता है एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। तो कल्टीवेट एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग बाय पुटिंग योरसेल्फ इन द अदर पर्सन शूज एंड कंसीडरिंग देयर पर्सपेक्टिव, फीलिंग एंड नीड। आपको क्या करना है, दूसरे पर्सन, आपको एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग जनरेट करनी है। कैसे, दूसरे पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचकर कि अगर आप उसकी प्लेस पर होते तो आपका क्या पर्सपेक्टिव होता। एंड शो एम्पैथी थ्रू एक्टिव लिसनिंग, वैलिडेशन ऑफ इमोशन एंड एक्नॉलेजमेंट ऑफ अदर्स एक्सपीरियंस। ये एम्पैथी आपको कैसे शो करनी है, एक्टिव लिसनिंग की मदद से, वैलिडेशन ऑफ इमोशंस की मदद से और दूसरों के एक्सपीरियंस को एक्नॉलेज करके। ठीक है, फिर आता है assertiveness। तो प्रैक्टिस assertive कम्युनिकेशन बाय एक्सप्रेसिंग योर थॉट, फीलिंग एंड नीड ऑनेस्टली एंड रिस्पेक्टफुली। आपको कम्युनिकेशन कैसा रखना है, assertive रखना है, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करके, फीलिंग को एक्सप्रेस करके, नीड्स को एक्सप्रेस करके ऑनेस्टली और रिस्पेक्टफुली। assertiveness इन्वॉल्व एडवोकेटिंग फॉर योरसेल्फ व्हाइल रिस्पेक्टिंग द राइट एंड पर्सपेक्टिव ऑफ अदर। assertiveness का मतलब क्या होता है, अपने आप को एडवोकेट करना, मतलब एक तरीके से अपनी बात रखना, दूसरों की बातों का भी ध्यान रखते हुए, दूसरों के पर्सपेक्टिव का भी ध्यान रखते हुए।
यूज आई स्टेटमेंट टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन एंड रिक्वेस्ट क्लियरली। आई का यूज करना है आपको अपनी स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए और रिक्वेस्ट क्लियरली करने के लिए, ठीक है। फिर आता है फीडबैक एंड एडेप्टेबिलिटी। तो सीक फीडबैक फ्रॉम अदर ऑन योर कम्युनिकेशन स्टाइल एंड बी ओपन टू कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। आपको दूसरों से फीडबैक लेनी है अपने कम्युनिकेशन के ऊपर और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म क्रिएट करना है। एडेप्ट योर कम्युनिकेशन अप्रोच बेस्ड ऑन कंटेक्स्ट, ऑडियंस एंड फीडबैक रिसीव्ड। और अपनी जो कम्युनिकेशन की अप्रोच है, मतलब जो आप मैसेज दे रहे हो, उसे चेंज करना है ऑडियंस के बेसिस पर, कंटेक्स्ट के बेसिस पर और फीडबैक जो आपको मिल रही है उसके बेसिस पर। कंटिन्यूअसली रिफाइन एंड इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल ओवर टाइम। आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल को कंटिन्यूअसली रिफाइन और इंप्रूव करते रहना है। फिर आता है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्किल। तो डेवलप स्किल फॉर मैनेजिंग एंड रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट कंस्ट्रक्टिवली थ्रू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आपको डेवलप करनी है स्किल किस चीज को, कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज और रिजॉल्व करने की। प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग, एम्पैथी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग टू अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग इशू एंड फाइंड म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन। आपको एम्पैथी और प्रॉब्लम सॉल्विंग का यूज करना है इशू को समझने के लिए और उसे उसका एक म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। तो ये सारे स्टेप्स हैं जिनकी मदद से आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन रेफर्स टू द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज और इंफॉर्मेशन विदाउट द यूज ऑफ वर्ड थ्रू गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, टोन ऑफ वॉइस, आई कांटेक्ट एंड अदर नॉन वर्बल क्यूज। क्या बोला है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? अपने मैसेज और इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना बिना वर्ड्स का यूज करे। किसकी मदद से? गेस्चर्स की मदद से, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, टोन ऑफ वॉइस, आई कांटेक्ट और अदर नॉन वर्बल क्यूज की मदद से जो कम्युनिकेशन करा जाए वो कहलाता है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। टाइप क्या क्या होते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, मतलब क्या क्या चीजें आपकी आ जाती हैं? तो पहला आता है आपका फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन आर अ पावरफुल फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दैट कन्वे इमोशन सच एज हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, सरप्राइज और फियर। फेशियल एक्सप्रेशन से आपकी क्या क्या चीजें पता लगती हैं? हैप्पीनेस के बारे में, सैडनेस, एंगर, सरप्राइज और फियर के बारे में पता लगता है, जो आपके कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है गेस्चर्स। तो गेस्चर्स आर हैंड मूवमेंट, आर्म मूवमेंट, फेशियल एक्सप्रेशन दैट कन्वे मीनिंग, एम्फेसाइज। गेस्चर्स में आपकी क्या क्या आ जाती है? हैंड्स की मूवमेंट, आर्म्स की मूवमेंट और फेशियल एक्सप्रेशन। कॉमन गेस्चर इंक्लूड वेविंग, पॉइंटिंग, थम्स अप, थम्स डाउन, नोडिंग, शेकिंग हेड एंड श्रगिंग शोल्डर। जो कॉमन गेस्चर्स हैं उनमें आपकी क्या क्या चीजें आ जाती हैं? वेव करना, पॉइंट करना, थम्स अप, थम डाउन, सर हिलाना, शेकिंग हेड, सर को हिलाना, हाँ करना, ना करना, ये सारी चीजें। श्रगिंग शोल्डर, कंधों को झटकना एक टाइप से, ये सारी चीजें आपके गेस्चर्स के अंदर आ जाती हैं। नेक्स्ट आता है बॉडी लैंग्वेज। तो बॉडी लैंग्वेज एनकम्पासेस द यूज ऑफ पोस्चर, स्टेन एंड बॉडी मूवमेंट टू कन्वे मैसेज और इमोशन। बॉडी लैंग्वेज के अंदर आपके पोस्चर, स्टेन और बॉडी की मूवमेंट आ जाती है मैसेज कन्वे करने के लिए। फिर आता है आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट इज अ पावरफुल फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दैट कन्वे इंटरेस्ट, अटेंशन एंड सिंसेरिटी। आई कांटेक्ट से क्या क्या चीजें पता लगती हैं? इंटरेस्ट के बारे में, अटेंशन के बारे में, सिंसेरिटी के बारे में। मेंटेनिंग आई कांटेक्ट ड्यूरिंग कन्वर्सेशन सिग्नल एक्टिव लिसनिंग एंड एंगेजमेंट। आई कांटेक्ट मेंटेन करना कम्युनिकेशन के ड्यूरिंग, तो वो क्या बताता है? एक्टिव लिसनिंग और एंगेजमेंट के बारे में। वाइल अवॉइडिंग आई कांटेक्ट में बी परसीव्ड बाय डिसइंटरेस्ट, शाइनेस एंड डिसेप्शन। जबकि अगर आप आई कांटेक्ट को अवॉइड करते हैं तो उससे डिसइंटरेस्ट के बारे में, शाइनेस के बारे में और डिसेप्शन के बारे में पता लगता है। फिर आता है टोन ऑफ वॉइस। द टोन ऑफ वॉइस इंक्लूडिंग पिच, वॉल्यूम, पेस एंड इंटोनेशन कन्वे इमोशन, एटीट्यूड एंड मीनिंग इन स्पोकन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के अंदर जो आपकी वॉइस की टोन होती है, जिसमें आपकी पिच आ जाती है, वॉल्यूम आ जाता है, पेस आ जाता है, इंटोनेशन आ जाती है, इससे भी पता लगता है किस चीज के बारे में? इमोशन, एटीट्यूड के बारे में, जब आप कम्युनिकेट करते हैं। फिर आता है प्रॉक्सिमिटी एंड पर्सनल स्पेस। तो प्रॉक्सिमिटी और द फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन इंडिविजुअल ड्यूरिंग इंटरेक्शन कम्युनिकेट इंटीमेसी, कंफर्ट एंड सोशल बाउंड्रीज। क्या बोला है? जो प्रॉक्सिमिटी होती है और फिजिकल डिस्टेंस होता है इंडिविजुअल्स के बीच में जब वो इंटरेक्ट करते हैं, उससे क्या पता लगता है? इंटीमेसी, कंफर्ट और सोशल बाउंड्रीज के बारे में पता लगता है। फिर आता है टच। तो टच इज अ फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दैट कन्वे इमोशन, सपोर्ट और एफिलिएशन। टच भी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जो आपका इमोशन, सपोर्ट और एफिलिएशन कन्वे करता है। अब पैट ऑन द बैक ऑफ हैंडशेक, हग और किस में कम्युनिकेट वार्मथ, अफेक्शन, कांग्रेचुलेशन और सिंपैथी। ठीक है, तो ये थे आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, वो है इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग। की लिसनिंग की क्या इंपॉर्टेंस होती है? तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग। लिसनिंग अलाउ इंडिविजुअल टू कॉम्प्रिहेंड एंड अंडरस्टैंड द मैसेज बीइंग कम्युनिकेटेड बाय अदर।
लिसनिंग क्या अलाउ करता है इंडिविजुअल को ये समझने में अलाउ करता है कि आपका क्या मैसेज है, उसे किस तरीके से कम्युनिकेट करा जा रहा चाहिए। एक्टिव लिसनिंग इन्वॉल्व पेइंग फुल अटेंशन टू द स्पीकर वर्ड, टोन एंड नॉन वर्बल क्यूज टू ग्रैब द मीनिंग एंड कंटेक्स्ट ऑफ द मैसेज एक्यूरेटली। एक्टिव लिसनिंग के अंदर क्या आता है, आपका स्पीकर्स के वर्ड्स को एक्टिवली फुल अटेंशन के साथ सुनना, उसकी टोन को समझना, नॉन वर्बल क्यूज को ग्रैप्स करना और उससे मीनिंग और कंटेक्स्ट ऑफ द मैसेज को एक्यूरेटली समझ पाना। फिर आता है एम्पैथी एंड कनेक्शन। तो लिसनिंग फोस्टर एम्पैथी एंड कनेक्शन बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग जेन्युइन इंटरेस्ट, कंसर्न एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पीकर थॉट, फीलिंग एंड एक्सपीरियंस। लिसनिंग से क्या होता है, एम्पैथी फोस्टर होती है, मतलब एम्पैथी बढ़ती है, कनेक्शन बढ़ते हैं, क्योंकि जब कोई पर्सन अच्छे से सुनता है तो उससे पता लगता है उसके इंटरेस्ट के बारे में, उसके कंसर्न के बारे में और अंडरस्टैंडिंग के बारे में कि वो स्पीकर के थॉट्स को, फीलिंग को और एक्सपीरियंस को कितना समझ रहा है। फिर आता है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। तो इफेक्टिव लिसनिंग इज एसेंशियल फॉर रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट एंड एड्रेसिंग डिसएग्रीमेंट कंस्ट्रक्टिवली। जो इफेक्टिव लिसनिंग होती है वो आपको कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में और डिसएग्रीमेंट को इफेक्टिवली एड्रेस करने में हेल्प करती है। बाय लिसनिंग अटेंटिवली टू ऑल पार्टी इन्वॉल्व्ड, इंडिविजुअल कैन आइडेंटिफाई अंडरलाइंग कंसर्न, क्लैरिफाई मिसअंडरस्टैंडिंग एंड फाइंड म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन दैट एड्रेस एवरीवन नीड एंड इंटरेस्ट। क्या बोला है, लिसनिंग एक्टिवली अटेंटिवली लिसनिंग करके जो सारी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, इंडिविजुअल उसमें से आइडेंटिफाई कर सकता है कि कंसर्न क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लैरिफाई कर सकता है और म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन फाइंड कर सकता है हर किसी के नीड्स के और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। फिर आता है बिल्डिंग रिलेशनशिप। तो लिसनिंग टू स्ट्रेंथन रिलेशनशिप बाय फोस्टरिंग ओपन कम्युनिकेशन, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड इमोशनल इंटीमेसी। क्या बोला है, लिसनिंग से आपकी रिलेशनशिप अच्छी होती है, ओपन कम्युनिकेशन होता है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट बढ़ती है, इमोशनल इंटीमेसी बढ़ जाती है। When individual feel heard, valued and understood, they are more likely to trust, respect and collaborate with each other. अगर पर्सन को, एक इंडिविजुअल को ये लगेगा कि वो फील करेगा कि हाँ उसकी बात सुनी जाती है, उसकी बात की वैल्यू करी जाती है, उसे समझा जाता है, तो वो ट्रस्ट ज्यादा कर पाएगा, रिस्पेक्ट करेगा और कोलैबोरेट कर पाएगा दूसरे लोगों के साथ, लीडिंग टू स्ट्रॉन्गर एंड मोर फुलफिलिंग रिलेशनशिप। और इससे क्या होगा, एक स्ट्रॉन्गर और मोर फुलफिलिंग रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट आता है लर्निंग एंड ग्रोथ। तो लिसनिंग इज अ की कंपोनेंट ऑफ लर्निंग एंड पर्सनल ग्रोथ। लिसनिंग क्या है, एक की कंपोनेंट है लर्निंग का और पर्सनल ग्रोथ का। बाय लिसनिंग टू अदर पर्सपेक्टिव, इनसाइट्स एंड एक्सपीरियंस, इंडिविजुअल गेन न्यू नॉलेज, पर्सपेक्टिव एंड आइडिया दैट ब्रोडन देयर अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपेंड देयर ओरिजिन। क्या बोला है, लिसनिंग एक की कंपोनेंट होता है लर्निंग का और पर्सनल ग्रोथ का। दूसरे को अच्छे से सुन के उसके पर्सपेक्टिव को, उसकी इनसाइट्स को, उसके एक्सपीरियंस को, एक इंडिविजुअल है वो नॉलेज गेन करता है, उसका भी प्रोस्पेक्टस और आइडिया जो होता है वो ब्रॉडर हो जाता है और उसकी एक्सपेंड हो जाती है अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो लिसनिंग इनहांस प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय फैसिलिटेटिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड कोलैबोरेशन। लिसनिंग अच्छे से करके प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, इंफॉर्मेशन अच्छे से फैसिलिटेट हो पाती है, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है और कोलैबोरेशन बढ़ जाता है। By listening to diverse viewpoint and idea, individual can identify creative solution, explore alternative approach, and make informed decision that address complex challenge effectively। क्या बोला है कि अच्छे से अगर सुनेंगे तो उससे क्या होता है, डाइवर्स व्यू पॉइंट आता है, आइडियाज मिलते हैं, अल्टरनेटिव्स मिलते हैं और हम उनमें से इन्फॉर्म डिसीजन ले पाते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स चैलेंज को इफेक्टिवली एड्रेस करने के लिए। फिर आता है इफेक्टिव लीडरशिप। तो इफेक्टिव लीडर्स आर स्किल्ड लिसनर हु इंस्पायर, ट्रस्ट, मोटिवेट अदर एंड फोस्टर कोलैबोरेशन विद इन टीम एंड ऑर्गेनाइजेशन। एक इफेक्टिव लीडर कौन होता है, जिसकी लिसनिंग स्किल अच्छी होती है, जो कि दूसरे लोगों पर ट्रस्ट करता है, मोटिवेट कर पाता है और कोलैबोरेशन को फोस्टर कर पाता है, मतलब बढ़ा पाता है। By listening to their employee concern, idea and feedback, leader can address issue, empower their team and promote a culture of open communication and innovation। क्या बोला है, अपने एम्प्लॉयज को सुनकर, उनकी कंसर्न को, उनके आइडियाज को, उनके फीडबैक को सुनकर लीडर क्या कर पाता है, इश्यूज को एड्रेस कर पाता है, टीम को एम्पावर कर पाता है और कल्चर, ओपन कम्युनिकेशन के कल्चर को प्रमोट कर पाता है। नेक्स्ट आता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो लिसनिंग टू कस्टमर नीड, प्रेफरेंस एंड फीडबैक इज एसेंशियल फॉर डिलीवरिंग हाई क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विस एंड इंश्योरिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन। क्या बोला है, कस्टमर की नीड्स को सुनकर, उनकी प्रेफरेंस को समझकर, उनके फीडबैक को समझकर, जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है या जो प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइडर होता है वो हाई क्वालिटी की प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड करवाता है, जिससे कस्टमर का सेटिस्फैक्शन बढ़ा रहता है। ठीक है, तो ये आपकी नीड हो जाती है या इंपॉर्टेंस हो जाती है लिसनिंग की।
नेक्स्ट आता है आपका इमोशनल इंटेलिजेंस। क्या होता है? तो इमोशनल इंटेलिजेंस रेफर्स टू द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड, मैनेज एंड एक्सप्रेस इमोशन इफेक्टिवली इन वनसेल्फ एंड अदर। खुद के और किसी दूसरे पर्सन के इमोशंस को रिकॉग्नाइज करना, अंडरस्टैंड करना, मैनेज करना और एक्सप्रेस करना, ये जो एबिलिटी होती है उसे कहा जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस। इट इनकम्पासेस अ रेंज ऑफ स्किल एंड कॉम्पिटेंसी दैट इनेबल इंडिविजुअल टू नेविगेट सोशल इंटरेक्शन। ये क्या है? इसके अंदर एक रेंज ऑफ स्किल्स और कॉम्पिटेंसी होती है, मतलब कई सारी रेंज होती है, कई सारी स्किल्स और कॉम्पिटेंसी होती हैं जो कि एक इंडिविजुअल को अलाउ करती हैं कि वो सोशल इंटरेक्ट कर पाए, रिलेशनशिप बिल्ड कर पाए एंड कोप अप विद चेंजेस इन हेल्दी एंड कंस्ट्रक्टिव मैनर, और चैलेंजेस के साथ कोप अप कर पाए हेल्दी और कंस्ट्रक्टिव मैनर में। तो वो सारी चीजें आपकी कहलाती हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। अब इमोशनल इंटेलिजेंस की इंपॉर्टेंस क्या होती है आपकी? तो फर्स्ट आता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इमोशनल इंटेलिजेंस इनहांस कम्युनिकेशन स्किल बाय इनेबलिंग इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड, एक्सप्रेस एंड मैनेज इमोशन इफेक्टिवली। जो इमोशनल इंटेलिजेंस होता है वो कम्युनिकेशन स्किल्स को इनहांस कर देता है, एक इंडिविजुअल को के जो इमोशंस होते हैं उन्हें अंडरस्टैंड करके, उन्हें एक्सप्रेस करके और मैनेज करके। बाय रिकॉग्नाइजिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू इमोशन इन वन सेल्फ एंड अदर, इंडिविजुअल कैन कम्युनिकेट मोर क्लियरली, एम्पैथेटिकली एंड परसुएसिवली। अपने खुद के इमोशंस को रिकॉग्नाइज और रिस्पॉन्ड करके और दूसरे के इमोशन को मैनेज करके एक जो इंडिविजुअल है वो क्लियरली कम्युनिकेट कर पाता है और बेटर अंडरस्टैंडिंग और कनेक्शन बिल्ड कर पाता है। नेक्स्ट आता है स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप। तो इमोशनल इंटेलिजेंस प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी, सपोर्टिव एंड फुलफिलिंग रिलेशनशिप विद अदर। जो इमोशनल इंटेलिजेंस होता है वो एक हेल्दी, सपोर्टिव और फुलफिलिंग रिलेशनशिप डेवलप करता है दूसरों के साथ बाय एम्पैथाइजिंग विद अदर इमोशन एंड अंडरस्टैंडिंग देयर पर्सपेक्टिव एंड कम्युनिकेटिंग ओपनली एंड ऑनेस्टली। इमोशनल इंटेलिजेंट इंडिविजुअल बिल्ड ट्रस्ट, रेस्पेक्ट एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट इन देयर रिलेशनशिप। अपने दूसरे पर्सन के इमोशंस को समझकर, उनके पर्सपेक्टिव को समझकर और उनके कम्युनिकेशन को ओपन करके ऑनेस्टली तरीके से, जो एक इमोशनल इंटेलिजेंट इंडिविजुअल होता है वो ट्रस्ट, रेस्पेक्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट बिल्ड कर पाता है रिलेशनशिप में, लीडिंग टू डीपर कनेक्शन एंड ग्रेटर इंटीमेसी, जिससे कनेक्शन डीपर हो जाता है और इंटीमेसी बढ़ जाती है। नेक्स्ट आता है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। तो इमोशनल इंटेलिजेंस इज एसेंशियल फॉर रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट कंस्ट्रक्टिवली एंड मेंटेनिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल सेटिंग। क्या बोला है? जो इमोशनल इंटेलिजेंस होती है वो एक एसेंशियल होती है किस चीज को? कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने में। वो एक पॉजिटिव रिलेशनशिप मेंटेन करती है पर्सन के साथ प्रोफेशनल और पर्सनल सेटिंग में। इमोशनल इंटेलिजेंट इंडिविजुअल कैन मैनेज देयर ओन इमोशन एंड रिस्पॉन्ड एम्पैथेटिकली टू अदर इमोशन। जो एक इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन होता है वो अपने इमोशंस को तो मैनेज करता ही है और दूसरों के इमोशंस को भी अच्छे से मैनेज करता है। ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट फैसिलिटेट ओपन कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन एंड कॉम्प्रोमाइज टू फाइंड म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन। ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट वो क्या करता है? ओपन कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करता है, कोलैबोरेशन करता है, कॉम्प्रोमाइज करता है और एक एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन फाइंड करता है जो कि म्यूचुअली एक्सेप्टेड होता है। फिर आता है इफेक्टिव लीडरशिप। तो इमोशनल इंटेलिजेंस इज अ की एट्रीब्यूट ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप, इनेबलिंग लीडर टू इंस्पायर, मोटिवेट एंड एम्पावर अदर। इमोशनल इंटेलिजेंट क्या है? एक तरीके की इफेक्टिव लीडरशिप में भी हेल्प करता है। ये लीडर को इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है और एम्पावर करता है दूसरे लोगों को। इमोशनली इंटेलिजेंट लीडर अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड टू इमोशन एंड नीड ऑफ टीम मेंबर। जो एक इमोशनली इंटेलिजेंट लीडर होता है वो अपने टीम मेंबर्स की नीड को समझता है, अंडरस्टैंड करता है, उनके इमोशन को, नीड्स को समझता है और उनके लिए सही तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। बिल्ड ट्रस्ट एंड रेपोर्ट एंड क्रिएट अ पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट। ट्रस्ट बिल्ड करता है, रेपोर्ट बिल्ड करता है और एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है जिससे कोलैबोरेशन, इनोवेशन और हाई परफॉर्मेंस होती है। नेक्स्ट आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो इमोशनल इंटेलिजेंस कंट्रीब्यूट टू इफेक्टिव स्ट्रेस मैनेजमेंट बाय हेल्पिंग इंडिविजुअल कोप अप एंड अडेप्ट टू स्ट्रेसफुल सिचुएशन मोर रेजिलिएंटली। जो इमोशनल इंटेलिजेंस होती है वो इफेक्टिव स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी हेल्प करती है। किसकी मदद से? वो इंडिविजुअल को कोप अप और अडेप्ट करने में हेल्प करती है स्ट्रेसफुल सिचुएशन को रेजिलिएंट मैनर में। इमोशनल इंटेलिजेंट इंडिविजुअल कैन रेगुलेट देयर इमोशन, मेंटेन पर्सपेक्टिव एंड एम्प्लॉय एडेप्टिव कॉपिंग स्ट्रेटेजी टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड मेंटेनिंग साइकोलॉजिकल वेलबींग इवन इन चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस। जो एक इमोशनली इंटेलिजेंट इंडिविजुअल होता है वो इमोशंस को अच्छे से रेगुलेट करता है, अपना पर्सपेक्टिव मेंटेन करके रखता है, जो स्ट्रेटेजीज है उनके साथ कॉप अप कर पाता है जिससे स्ट्रेस रिड्यूस होता है और साइकोलॉजिकल वेलबींग बनी रहती है। फिर आता है डिसीजन मेकिंग। तो इमोशनल इंटेलिजेंस इनहांस डिसीजन मेकिंग स्किल बाय इनकॉर्पोरेटिंग इमोशनल अवेयरनेस एंड इंस्टीट्यूशन इनटू डिसीजन मेकिंग प्रोसेस।
जो इमोशनल इंटेलिजेंस होता है वो डिसीजन मेकिंग स्किल को भी इनहांस कर देता है, इनकॉर्पोरेट करता है इमोशनल अवेयरनेस को इंस्टीट्यूशन को डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में। इमोशनल इंटेलिजेंट इंडिविजुअल कैन असेस सिचुएशन होलिस्टिकली, वेट द इमोशनल एंड रेशनल एस्पेक्ट ऑफ डिसीजन एंड मेक इन्फॉर्म्ड चॉइस दैट अलाइन विद देयर वैल्यू, गोल एंड प्रायोरिटीज। नेक्स्ट आता है एडेप्टेबिलिटी एंड रिजिलेंस। तो इमोशनल इंटेलिजेंस फोस्टर एडेप्टेबिलिटी एंड रिजिलेंस बाय इनेबलिंग इंडिविजुअल टू नेविगेट चेंज। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या करता है, एडेप्टेबिलिटी और रिजिलेंस को फोस्टर करता है इंडिविजुअल को चेंजेस के साथ नेविगेट करवा के, एडवर्सिटी एंड सेटबैक विद इमोशनल स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इमोशनल इंटेलिजेंट इंडिविजुअल कैन रेगुलेट देयर इमोशन, मेंटेन ऑप्टिमिज्म एंड बाउंस बैक फ्रॉम फेलियर और सेटबैक मोर इफेक्टिवली। एक जो इमोशनल इंटेलिजेंट इंडिविजुअल होता है वो अपने इमोशंस को रेगुलेट करता है, ऑप्टिमिज्म मेंटेन करके रखता है और फेलियर और सेटबैक के साथ बाउंस बैक करता है मोर इफेक्टिवली तरीके से। लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर ओवर टाइम। वो अपने एक्सपीरियंस से लर्न करता है और अपने एक्सपीरियंस को और ज़्यादा ग्रो करता है ओवर द टाइम। नेक्स्ट आता है एम्पैथी एंड कंपैशन। तो इमोशनल इंटेलिजेंस कल्टिवेट एम्पैथी एंड कंपैशन फॉर अदर, promoting pro-social behavior and altruism. Emotionally intelligent individuals are attuned to other emotion, understand their perspective and respond with empathy. जो एक इमोशनल इंटेलिजेंट इंडिविजुअल होता है वो दूसरों के इमोशंस को समझता है, उसके पर्सपेक्टिव को समझता है और एम्पैथी के साथ रिस्पॉन्ड करता है। काइंडनेस एंड सपोर्ट कंट्रीब्यूटिंग टू पॉजिटिव सोशल इंटरेक्शन, कोऑपरेशन एंड कम्युनिटी वेलबींग। और इससे क्या होता है, एक पॉजिटिव सोशल इंटरेक्शन क्रिएट होता है, कोऑपरेशन होता है और कम्युनिटी वेलबींग होती है। ठीक है, ये हो गया आपका इमोशनल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट। अब आता है वर्किंग इंडिविजुअली और इन अ टीम। कोई पर्सन इंडिविजुअली वर्क करता है और कोई पर्सन टीम में काम करता है, तो इसके क्या क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं, ये सारी चीजें आएंगी इसके अंदर। तो इंडिविजुअल वर्क रेफर्स टू टास्क, प्रोजेक्ट और असाइनमेंट दैट आर कंप्लीटेड इंडिपेंडेंटली बाय वन पर्सन विदाउट डायरेक्ट कोलैबोरेशन और कोऑर्डिनेशन विद अदर। इंडिविजुअल वर्क का मतलब क्या होता है, जब कोई पर्सन कोई टास्क, प्रोजेक्ट और असाइनमेंट को इंडिपेंडेंटली कंप्लीट करता है बिना किसी की कोलैबोरेशन और कोऑर्डिनेशन के, वो कहलाता है इंडिविजुअल वर्क। अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। नंबर 1 में आता है आपका इंडिपेंडेंस। तो इंडिविजुअल वर्क अलाउ इंडिविजुअल टू वर्क ऑटोनोमसली एंड इंडिपेंडेंटली, टेकिंग ओनरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर टास्क एंड डिसीजन। इंडिविजुअल वर्क के अंदर जो इंडिविजुअल होता है वो इंडिपेंडेंटली वर्क करता है, सारी ओनरशिप उसकी होती है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है टास्क और डिसीजन की। दे हैव द फ्रीडम टू प्लान, ऑर्गेनाइज एंड एक्सिक्यूट देयर वर्क अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंस एंड प्रायोरिटी। वो अपनी प्रेफरेंस और प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग वर्क को प्लान कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सेकंड आता है सेल्फ रिलायंस। तो इंडिविजुअल वर्क प्रमोट सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी, एज इंडिविजुअल आर सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीटिंग देयर टास्क एंड अचीविंग देयर गोल विदाउट रिलाइंग ऑन अदर फॉर असिस्टेंस और सपोर्ट। इससे क्या होता है, सेल्फ रिलायंस और सेल्फ सफिशिएंसी प्रमोट होती है, क्योंकि जो इंडिविजुअल होता है इसके अंदर वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल होता है सारे काम के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए, किसी के बिना सपोर्ट और असिस्टेंस के। नेक्स्ट आता है फोकस एंड कंसंट्रेशन। तो इंडिविजुअल वर्क प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर फोकस्ड अटेंशन एंड कंसंट्रेशन ऑन टास्क एट हैंड विदाउट डिस्ट्रैक्शन और इंटरप्शन फ्रॉम अदर। जो इंडिविजुअल वर्क होता है वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाता है फोकस्ड अटेंशन और कंसंट्रेशन के साथ टास्क को कंप्लीट करने की, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके का किसी दूसरे पर्सन का डिस्ट्रैक्शन या इंटरप्शन नहीं होता है। इंडिविजुअल कैन इमर्स देमसेल्फ फुल्ली इन देयर वर्क, मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। और इससे इंडिविजुअल की प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट आता है क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। तो वर्किंग इंडिविजुअली कैन स्टिमुलेट क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, एज इंडिविजुअल हैज फ्रीडम टू एक्सप्लोर एंड एक्सपेरिमेंट विद न्यू आइडियाज, अप्रोच एंड सॉल्यूशन विदाउट एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस और कंस्ट्रेंट। इंडिविजुअली वर्क करने से क्या होता है, क्रिएटिविटी और इनोवेशन बढ़ती है, क्योंकि इंडिविजुअली जो वर्क करता है वो नए नए, उसके पास पूरी फ्रीडम होती है कि वो नए नए आइडियाज को एक्सप्लोर कर सके, एक्सपेरिमेंट कर सके और उनका सॉल्यूशन ढूंढ सके बिना किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस या कंस्ट्रेंट के। फिर आता है पर्सनल ग्रोथ। तो इंडिविजुअल वर्क इनकरेज पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बाय चैलेंजिंग इंडिविजुअल टू टेक इनिशिएटिव, सॉल्व प्रॉब्लम एंड ओवरकम ऑब्स्टेकल ऑन देयर ओन। क्या बोला है, जो इंडिविजुअल वर्क है वो इनकरेज करता है पर्सनल ग्रोथ को, डेवलपमेंट को, किसकी मदद से, इंडिविजुअल को चैलेंजिंग इनिशिएटिव लेने में हेल्प करता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है और ऑब्स्टेकल को ओवरकम करने में मदद करता है। इट फोस्टर सेल्फ कॉन्फिडेंस, रिलायंस एंड रिसोर्सफुलनेस, लीडिंग टू कंटिन्यूअस लर्निंग एंड इम्प्रूवमेंट। इससे क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, रेजिलियंस बढ़ती है और रिसोर्सफुलनेस बढ़ती है
और कॉन्टिन्यूस लर्निंग और इम्प्रूवमेंट भी होती रहती है, ठीक है। फिर आता है फ्लेक्सिबिलिटी। तो इंडिविजुअल वर्क ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म ऑफ वर्क शेड्यूल, पेस एंड एनवायरनमेंट, अलाउइंग इंडिविजुअल टू वर्क एट देयर ओन पेस एंड अकॉर्डिंग टू देयर ओन प्रेफरेंस एंड प्रायोरिटीज। इंडिविजुअल वर्क के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, चाहे जब आप काम कर सकते हैं आप अपने वर्किंग शेड्यूल के अकॉर्डिंग, अपनी वर्किंग स्पीड के अकॉर्डिंग और किसी भी एनवायरनमेंट में जिसमें आपको सूटेबल लगे, तो इस चीज की उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है टॉपिक वर्किंग इन अ टीम। अब अगर वर्किंग इन अ टीम इन्वॉल्व कोलैबोरेटिंग विद अदर टू अचीव शेयर्ड गोल, सॉल्व प्रॉब्लम एंड कंप्लीटिंग टास्क और प्रोजेक्ट कलेक्टिवली। वर्किंग इन अ टीम का मतलब क्या होता है? दूसरे लोगों के साथ कोलैबोरेट करना, गोल्स को शेयर करना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना और टास्क को कंप्लीट करना कलेक्टिवली, वो चीज कहलाता है आपका वर्किंग इन अ टीम। अब एक टीम में काम करने के लिए टीम वर्क की स्किल्स की जरूरत होती है, तो उन स्किल्स को की क्या क्या क्वालिटी होती है जिनसे हम इस टीम वर्क की स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज एसेंशियल फॉर टीम वर्क, सो इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल्स सच एज एक्टिव लिसनिंग, क्लैरिटी, एम्पैथी एंड असर्टिवनेस कैन एनहांस कोलैबोरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग विद इन द टीम। एक टीम वर्क में काम करने के लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो इसके लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना चाहिए, जिससे आप अच्छे तरीके से टीम के अंदर रहकर अच्छे से कोलैबोरेट कर पाएं और काम को परफॉर्म कर पाएं। फिर आता है कोलैबोरेशन स्किल। तो डेवलपिंग कोलैबोरेशन स्किल इन्वॉल्व वर्किंग कोऑपरेटिवली विद अदर, शेयरिंग आइडिया, एक्सपर्टीज एंड रिसोर्सेज एंड कंट्रीब्यूटिंग पॉजिटिवली टू टीम गोल एंड आउटकम। कोलैबोरेटिंग स्किल को डेवलप करने के अंदर क्या आ जाता है? दूसरे लोगों के साथ कोऑपरेट करके काम करना, अपने आइडियाज एक्सपर्टीज को शेयर करना, रिसोर्सेज को शेयर करना और पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करना टीम गोल और आउटकम में। कोलैबोरेशन स्किल इंक्लूड फ्लेक्सिबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी, कॉम्प्रोमाइज एंड कॉन्शियसनेस बिल्डिंग। कोलैबोरेशन स्किल में आपकी क्या क्या आ जाती है? फ्लेक्सिबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी, कॉम्प्रोमाइज और कॉन्शियसनेस बिल्डिंग, ये सारी चीजें आपकी कोलैबोरेशन स्किल के अंदर आ जाती है। फिर आता है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्किल होनी चाहिए। तो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्किल इंक्लूड एम्पैथी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, नेगोशिएशन एंड कॉम्प्रोमाइजेज एज वेल एज मेंटेनिंग प्रोफेशनलिज्म एंड रिस्पेक्ट इन डिसएग्रीमेंट। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्किल के अंदर आपकी एम्पैथी की स्किल, प्रॉब्लम सॉल्व करने की, नेगोशिएट करने की और कॉम्प्रोमाइज करने की क्वालिटीज शामिल होती हैं, जो कि आपकी कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्किल का पार्ट बनती है। फिर आता है लीडरशिप स्किल। तो लीडरशिप स्किल इंक्लूड विजन, कम्युनिकेशन, डेलीगेशन, डिसीजन मेकिंग एंड अकाउंटेबिलिटी एज वेल एज एम्पावरिंग एंड डेवलपिंग अदर विद इन द टीम। टीम के अंदर विजन, कम्युनिकेशन, डेलीगेशन और डिसीजन मेकिंग की जो स्किल होती है वो आती है आपकी लीडरशिप स्किल के अंदर, जो कि एक इफेक्टिव आपको टीम वर्क के अंदर काम करने के लिए ये स्किल बहुत ज्यादा जरूरी होती है। फिर आता है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इमोशनल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व रिकॉग्नाइजिंग, अंडरस्टैंडिंग, मैनेजिंग वंस इमोशन एंड दोज ऑफ अदर विच इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव टीम वर्क। इमोशनल इंटेलिजेंस में क्या आ जाता है? आपकी वही सारी अपने इमोशन और दूसरों के इमोशन को रिकॉग्नाइज करना, अंडरस्टैंड करना और मैनेज करना, वो आता है आपका इमोशनल इंटेलिजेंस में। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आर एसेंशियल फॉर एड्रेसिंग चैलेंज, ऑब्स्टेकल एंड कॉन्फ्लिक्ट दैट अराइज ड्यूरिंग टीम प्रोजेक्ट और टास्क। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में क्या आ जाती है? आपकी वो सारी स्किल्स जो कि आपको चैलेंज को एड्रेस करने में, ऑब्स्टेकल को एड्रेस करने में और कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने में हेल्प करे, वो आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में। फिर आता है फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी आर इंपॉर्टेंट क्वालिटीज फॉर नेविगेटिंग चेंजिंग प्रायोरिटीज, रोल्स एंड सर्कमस्टांसेस विद इन द टीम। टीम के अंदर क्वालिटी को मेंटेन करना, प्रायोरिटीज को नेविगेट करना, रोल्स को नेविगेट करना, सर्कमस्टांसेस को नेविगेट करना, वो सारी चीजें आ जाती हैं आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी में, और उन सारी चीजों को एक्सेप्ट करना। फिर आता है रेजिलेंस। तो रेजिलेंस इज द एबिलिटी टू बाउंस बैक फ्रॉम द सेटबैक, फेलियर और चैलेंज विद इमोशनल स्ट्रेंथ एंड ऑप्टिमिज्म। रेजिलेंस क्या होता है? बाउंस बैक की वो एबिलिटी की सेटबैक, फेलियर और चैलेंजेस के बाद जो एक पर्सन इमोशनली स्ट्रेंथ और ऑप्टिमिज्म के साथ बाउंस बैक करता है, वो कहलाता है आपका रेजिलेंस। ये स्किल भी जरूरी होती है आपको अगर आप टीम के अंदर वर्क कर रहे हैं। फिर आता है टाइम मैनेजमेंट स्किल। तो इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट स्किल आर एसेंशियल फॉर प्रायोरिटाइजिंग टास्क, मीटिंग डेडलाइन एंड ऑप्टिमाइजिंग प्रोडक्टिविटी विद इन द टीम। टाइम मैनेजमेंट की स्किल भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे आप टास्क को प्रायोरिटाइज कर सके, मीटिंग की डेडलाइन जो डेडलाइंस होती है उन्हें मीट आउट कर सके और प्रोडक्टिविटी को ऑप्टिमाइज कर सके टीम के अंदर। तो ये सारी आपकी स्किल्स होती हैं एक टीम वर्क के अंदर, अगर आपको काम करना है तो ये सारी स्किल होनी जरूरी है। लीडरशिप स्किल क्या होती है? नेक्स्ट टॉपिक है आपका लीडरशिप स्किल। तो लीडरशिप स्किल आर एसेंशियल एबिलिटी दैट इनेबल इंडिविजुअल टू गाइड, मोटिवेट एंड इंस्पायर अदर टू अचीव कॉमन गोल और ऑब्जेक्टिव।
दूसरे लोगों को गाइड करना, मोटिवेट करना, इंस्पायर करना, जिससे एक कॉमन गोल और ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके, वो चीज कहलाती है आपकी लीडरशिप स्किल। इफेक्टिव लीडरशिप इन्वॉल्व इन्फ्लुएंसिंग एंड एम्पावरिंग अदर, फोस्टरिंग कोलैबोरेशन एंड इनोवेशन, ड्राइविंग पॉजिटिव चेंज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड टीम। इफेक्टिव लीडरशिप के अंदर आपकी क्या क्या चीजें आ जाती हैं? दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करना, एम्पावर करना, कोलैबोरेशन और इनोवेशन को फोस्टर करना और पॉजिटिव चेंज को ड्राइव करना ऑर्गेनाइजेशन और टीम्स के अंदर, टीम के अंदर। लीडरशिप लेसन क्या होते हैं? तो लीडरशिप लेसन इनकम्पासेस अ वाइड रेंज ऑफ इनसाइट, प्रिंसिपल एंड एक्सपीरियंस दैट इंडिविजुअल कैन लर्न फ्रॉम टू बिकम मोर इफेक्टिव लीडर। लीडरशिप लेसन के अंदर आपकी वो सारी इनसाइट्स, प्रिंसिपल और एक्सपीरियंस आ जाते हैं जो कि एक इंडिविजुअल लर्न करता है किस चीज से? एक इफेक्टिव लीडर से। These lessons are often derived from real-world example, personal experience, mentorship and study of leadership theory and practice। ये जो lessons हैं ये कहाँ से सीखे जाते हैं? रियल वर्ल्ड के एग्जाम्पल से, पर्सनल एक्सपीरियंस से, मेंटरशिप से और लीडरशिप थ्योरी और प्रैक्टिस को पढ़कर। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका टीम बिल्डिंग का कंसेप्ट। तो टीम बिल्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ फोस्टरिंग कोलैबोरेशन, ट्रस्ट, कम्युनिकेशन एंड कोहेशन अमंग टीम मेंबर टू अचीव कॉमन गोल एंड ऑब्जेक्टिव। टीम के मेंबर के अंदर कोलैबोरेशन को फोस्टर करना, ट्रस्ट बिल्ड करना, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना और कोहेशन को इम्प्रूव करना, ये सारी चीजें जो होती हैं ये सारी आपका पार्ट बनती है किसका? टीम बिल्डिंग के प्रोसेस का। इफेक्टिव टीम बिल्डिंग इन्वॉल्व क्रिएटिंग अ पॉजिटिव एंड सपोर्टिव टीम environment where individual feel valued, motivated and empowered to work together towards shared objective। एक इफेक्टिव टीम बिल्डिंग क्या होती है? जिसके अंदर आप एक पॉजिटिव और सपोर्टिव टीम एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें, जिसके अंदर इंडिविजुअल एक जो हो उसे वो वैल्यूड फील करे, मोटिवेटेड फील करे और एम्पावर्ड फील करे, एक साथ में मिलकर काम करने का और जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव करने का। देखिए अब आगे नेक्स्ट है वेज टू डेवलप इफेक्टिव टीम बिल्डिंग की। अगर हमें एक इफेक्टिव टीम बिल्ड करनी है तो उसके क्या क्या तरीके होते हैं? सबसे पहले शेयर्ड विजन एंड गोल। इफेक्टिव टीम बिल्डिंग बिगिन विद स्टेबलाइजिंग अ शेयर्ड विजन, मिशन एंड गोल दैट अलाइन विद ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव एंड वैल्यू। जो इफेक्टिव टीम बिल्डिंग के लिए सबसे पहले हमें एक शेयर्ड विजन, मिशन और गोल स्टेबलाइज करना होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव और वैल्यू को अलाइन करता हो। अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीम पर्पस एंड डायरेक्शन फोस्टर अरेंजमेंट, कमिटमेंट एंड मोटिवेशन अमंग टीम मेंबर। अगर टीम को पता होगा कि उनका पर्पस क्या है, टीम फॉर्म करने का क्या डायरेक्शन है, तो उससे क्या होगा? मोटिवेट रहेंगे टीम के मेंबर्स। नेक्स्ट है ट्रस्ट एंड रैपोर्ट। तो ट्रस्ट इज द फाउंडेशन ऑफ इफेक्टिव टीम वर्क एज इट इनेबल ओपन कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन एंड रिस्क टेकिंग विद द मेंबर टीम। जो ट्रस्ट होता है वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है इफेक्टिव टीम वर्क के लिए, क्योंकि इससे ओपन कम्युनिकेशन होता है, कोलैबोरेशन होता है और रिस्क टेकिंग बढ़ता है टीम के अंदर। टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज शुड फोकस ऑन बिल्डिंग ट्रस्ट एंड रैपोर्ट अमंग मेंबर एंड फोस्टरिंग अ सपोर्टिव एंड इंक्लूसिव टीम कल्चर बेस्ड ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड एम्पैथी। टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज को किस चीज पर फोकस करना चाहिए? ट्रस्ट बिल्ड करने पर फोकस करना चाहिए और रैपिड बिल्ड करना चाहिए टीम के मेंबर के बीच में, जिससे क्या हो? एक सपोर्टिव और इंक्लूसिव टीम कल्चर फोस्टर हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। तो इफेक्टिव टीम बिल्डिंग एम्फसाइज कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन स्किल इनेबलिंग टीम मेंबर टू एक्सप्रेस आइडिया, वेयर शेयर फीडबैक एंड वर्क टुगेदर टुवर्ड कॉमन ऑब्जेक्टिव। एक इफेक्टिव टीम बिल्डिंग किस चीज पर एम्फसाइज करता है? कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन स्किल पर एम्फसाइज करता है, जिससे क्या होता है? टीम मेंबर अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर पाते हैं, फीडबैक शेयर कर पाते हैं और साथ मिलकर काम कर पाते हैं कॉमन ऑब्जेक्टिव की तरफ। Team building activities should promote open, honest and respectful communication as well as effective collaboration and problem solving। तो team building activities क्या प्रमोट करनी चाहिए? ओपन, ऑनेस्ट एंड रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन को प्रमोट करने वाली होनी चाहिए। फिर आता है रोल क्लियरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो क्लियर रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्सपेक्टेशन आर एसेंशियल फॉर इफेक्टिव टीम फंक्शनिंग। क्लियर रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक्सपेक्टेशंस क्लियर होनी चाहिए टीम मेंबर के बीच में, जिससे एक इफेक्टिव टीम की फंक्शनिंग हो सके। Team building activity should clarify role and responsibility within the team, stabilize accountability mechanism and promote a sense of ownership and commitment to team goal। तो टीम बिल्डिंग एक्टिविटी के अंदर रोल क्लैरिफाई होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लैरिफाई होनी चाहिए, सबूत को अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म होना चाहिए, जिससे एक ओनरशिप और कमिटमेंट प्रमोट हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट आता है डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। डाइवर्सिटी ऑफ बैकग्राउंड, पर्सपेक्टिव एंड स्किल कैन एनरिच टीम डायनेमिक एंड फोस्टर क्रिएटिविटी, इनोवेशन एंड रेजिलेंस। Effective team building embraces diversity and inclusion, creating opportunity for all team members to contribute their unique talent and perspective towards shared objective। एक इफेक्टिव टीम बिल्डिंग के अंदर डाइवर्सिटी और इंक्लूजन होना चाहिए, मतलब सभी बैकग्राउंड के, सभी रिलीजन के, हर तरीके के लोगों को इंक्लूड करना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी चाहिए कि वो अपने यूनिक टैलेंट का कंट्रीब्यूशन दे सकें, जिससे जो ऑर्गेनाइजेशन का शेयर्ड ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो सके।
फिर आता है conflict resolution and team dynamic. Conflict is an inevitable in team setting, but in effective team building help team navigate conflict constructively and maintain positive dynamic. Team building activities should promote conflict resolution skill, empathy and collaboration among team member to address different and build stronger relationship. एक इफेक्टिव टीम बिल्डिंग के लिए आपको क्या करना चाहिए, कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल को प्रमोट करना चाहिए, कोलैबोरेशन करना चाहिए, जिससे टीम मेंबर इनेबल कर पाए, अलग अलग तरीके का जो डिफरेंस है उसे एड्रेस कर पाए और एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड कर पाए। नेक्स्ट आता है रिकॉग्निशन एंड सेलिब्रेशन। तो रिकॉग्नाइजिंग एंड सेलिब्रेटिंग अचीवमेंट, माइलस्टोन एंड कंट्रीब्यूशन आर एसेंशियल फॉर फोस्टिंग मोटिवेशन, मोरल एंड टीम स्पिरिट। जो भी टीम के अंदर मेंबर है, अगर वो कोई अचीवमेंट अचीव करते हैं, माइलस्टोन अचीव करते हैं, कंट्रीब्यूशन कर पाते हैं, तो उनको रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। इससे क्या होता है, उन टीम मेंबर का मोटिवेशन बढ़ता है, मोरल बढ़ता है और टीम स्पिरिट बढ़ती है। टीम बिल्डिंग एक्टिविटी शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर रिकॉग्निशन एंड सेलिब्रेशन, रीइंफोर्सिंग पॉजिटिव बिहेवियर एंड अकम्प्लिशमेंट विद इन द टीम। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका इंटरपर्सनल स्किल्स का। तो इंटरपर्सनल स्किल रेफर्स टू एबिलिटी एंड क्वालिटी दैट एनेबल इंडिविजुअल टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट, इंटरैक्ट एंड बिल्ड रिलेशनशिप विद अदर इन वेरियस पर्सनल एंड प्रोफेशनल सेटिंग। इंटरपर्सनल स्किल क्या होती है, वो एबिलिटी और क्वालिटी एक इंडिविजुअल की जो कि उसे दूसरे लोगों के साथ एक इफेक्टिव कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है, इंटरैक्ट करने में हेल्प करता है और एक अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड करने में हेल्प करती है। स्किल उन्हें कहा जाता है इंटरपर्सनल स्किल। These skills are essential for navigating social interaction, collaborating with others, resolving conflict and building rapport and trust. ये जो स्किल होती हैं ये सोशल इंटरेक्शन को नेविगेट करती हैं, दूसरों के साथ कोलैबोरेट करने में हेल्प करती हैं, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में हेल्प करती हैं और ट्रस्ट और रेपोर्ट बिल्ड करने में भी हेल्प करती हैं। Interpersonal skill encompasses a range of verbal and non-verbal behavior, attitude and competency that contribute to effective communication and relationship building. ये जो इंटरपर्सनल स्किल होती हैं इनमें बहुत सारी वर्बल और नॉन वर्बल बिहेवियर, एटीट्यूड और कॉम्पिटेंसी आती हैं जो कि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट करती है। नेक्स्ट आता है स्किल्स दैट इंटरपर्सनल मैनेजर शुड हैव। अब अगर एक इंटरपर्सनल मैनेजर है तो उसके पास क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए। सबसे पहले एक्सपेक्टेशंस। तो एक्सपेक्टेशंस आर बिलीफ और assumption about what is likely to happen in the future or what is considered normal or desirable in a particular situation. एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं कि आगे चल के फ्यूचर में क्या होने वाला है और किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या चीज डिजायरेबल है, वो चीज कहलाती है एक्सपेक्टेशंस। एक्टिव लिसनिंग इज with the goal to understand, not merely to reply. This type of listening calls for leader to listen what a speaker say, understand the message and motivation and then respond carefully and thoughtfully. तो एक जो इंटरपर्सनल मैनेजर होता है उसके अंदर ये एक्टिव लिसनिंग की स्किल होनी चाहिए जिससे वो एक्सपेक्ट कर सके कि आगे चलकर क्या होने वाला है और उसे इसके साथ किस तरीके से डील करना है। नेक्स्ट आता है डेलीगेशन की स्किल। तो गुड डेलीगेशन saves you time, develop your people, groom a successor and motivates. अगर डेलीगेशन अच्छे से होगा तो उससे आपका टाइम बचता है, पीपल डेवलप होते हैं, सक्सेसर ग्रूम होता है और मोटिवेट होता है। Poor delegation will cause frustration, demotivate and confuse the other person. वहीं अगर डेलीगेशन अच्छा नहीं होगा तो उससे फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, डिमोटिवेशन बढ़ता है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एंड फेल टू अचीव द टास्क और पर्पस इटसेल्फ, और जो टास्क या पर्पस है उसे अचीव नहीं कर पाते। नेक्स्ट आता है ह्यूमर। तो यूज ऑफ ह्यूमर इन सोशल इंटरेक्शन हैज पोटेंशियल टू इवोक पॉजिटिव परसेप्शन, इंप्रूव इंटरपर्सनल इंटरेक्शन, रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, एड इन कॉपिंग एंड इवन फैसिलिटेट हेल्दी आउटकम इन सोशल इंटरेक्शन। अगर ह्यूमर अच्छा होगा तो उससे क्या होता है, पॉजिटिव परसेप्शन क्रिएट होता है, इंटरपर्सनल इंटरेक्शन इंप्रूव होता है, कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस हो जाते हैं, कॉपिंग बच जाती है और एक हेल्दी आउटकम फैसिलिटेट होता है। नेक्स्ट आता है ट्रस्ट। तो ट्रस्ट इज द बेसिक अराउंड विच ऑल ह्यूमन रिलेशनशिप रिवॉल्व एंड ट्रूली वैल्यूएबल इन सोशल इंटरेक्शन। ट्रस्ट जो होता है इसके अराउंड सारी रिलेशनशिप घूमती हैं और जो चीज ट्रूली वैल्यूएबल करी जाती है सोशल इंटरेक्शन में वो चीज होती है ट्रस्ट। Trust can come inherently or it can be manifested as a key element in conflict resolution, problem solving and decision making. ट्रस्ट जो है वो इनहेरिटेंट होता है, एक की एलिमेंट होता है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में और डिसीजन मेकिंग में। इट इज अ बेडरॉक फॉर टीम वर्क और ये टीम वर्क के लिए बेडरॉक कहलाता है। नेक्स्ट आता है इंटरपर्सनल कंपैटिबिलिटी। तो इट डिस्क्राइब द लॉन्ग टर्म इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल इन टर्म्स ऑफ ईज एंड कंफर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। जो दो लोगों के बीच में अगर कोई लॉन्ग टर्म इंटरेक्शन होना है तो वो किसकी मदद से हो पाता है, इंटरपर्सनल कंपैटिबिलिटी की मदद से हो पाता है।
Individual from similar background, similar goal in life do extremely well in relationship, while people with different aim, attitude and thought process find it more difficult to adjust and hence tend to fail carry the interpersonal relationship to next level. क्या बोला है, ऐसे लोग जिनका गोल सिमिलर होता है, जिनका बैकग्राउंड सिमिलर होता है, वो लोग रिलेशनशिप में अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, अपनी रिलेशनशिप को अच्छा बिल्ड कर लेते हैं। लेकिन वहीं जो ऐसे लोग होते हैं दो जिनका एम सेम नहीं है, एटीट्यूड सेम नहीं है, जिनका सोचने का तरीका अलग है, वो अच्छे से इस चीज के साथ कॉप अप नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का, कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट क्या होता है। तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई, एड्रेसिंग एंड रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट और डिसएग्रीमेंट दैट अराइज बिटवीन इंडिविजुअल, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन इन अ कंस्ट्रक्टिव एंड कोलैबोरेटिव मैनर। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, दो लोगों के बीच में, दो ग्रुप्स के बीच में या ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में जब कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो उस कॉन्फ्लिक्ट को आइडेंटिफाई करना, एड्रेस करना और सॉल्व करना एक कंस्ट्रक्टिव और कोलैबोरेटिव मैनर में, उस चीज को कहा जाता है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। कॉन्फ्लिक्ट इज अ नेचर एंड इनविटेबल पार्ट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन एंड इफेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्व स्ट्रेटेजी एंड टेक्निक टू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट प्रोडक्टिवली। क्या बोला है, कॉन्फ्लिक्ट है वो नेचुरल है और इनएविटेबल पार्ट है ह्यूमन इंटरेक्शन का, और एक इफेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के अंदर आपकी स्ट्रेटेजीज और टेक्निक आ जाती हैं जिससे कॉन्फ्लिक्ट को प्रोडक्टिवली मैनेज किया जा सके, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट को कम किया जा सके और पॉजिटिव आउटकम को प्रमोट किया जा सके। टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं, कितने तरीके के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। सबसे पहले इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। तो इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट ऑकर बिटवीन इंडिविजुअल और स्मॉल ग्रुप एंड इन्वॉल्व डिसएग्रीमेंट, टेंशन और मिसअंडरस्टैंडिंग इन पर्सनल रिलेशनशिप। जब पर्सनल रिलेशनशिप के अंदर इंडिविजुअल और स्मॉल ग्रुप्स के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो उसे कहा जाता है इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, तो इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट रेफर टू इंटरनल स्ट्रगल और डायलेमा विद इन एन इंडिविजुअल माइंड और इमोशन। किसी इंडिविजुअल के खुद के माइंड और इमोशन के बीच में जब एक स्ट्रगल हो जाती है, डायलेमा आ जाता है, तो उसे कहा जाता है इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, तो इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट ऑकर बिटवीन डिफरेंट ग्रुप और फैक्शन विद लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी और सोसाइटी। जो इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट होता है वो दो ग्रुप्स के बीच में होता है, दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, दो कम्युनिटी या फिर सोसाइटी के बीच में। ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट रेफर टू डिसएग्रीमेंट और टेंशन दैट अराइज विद इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन सच एज बिजनेस, नॉन प्रॉफिट एंड गवर्नमेंट एजेंसीज। दो गवर्नमेंट एजेंसीज के बीच में, दो बिजनेस के बीच में, दो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है। वर्कप्लेस कॉन्फ्लिक्ट ऑकर प्रोफेशनल सेटिंग अमंग एम्प्लॉय मैनेजर टीम में अराइज फ्रॉम डिफरेंस इन वर्क स्टाइल, कम्युनिकेशन इशू, रोल एम्बिग्यूटी एंड ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस। वर्क प्लेस के एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसके एम्प्लॉय के बीच में, मैनेजर्स के बीच में और टीम्स के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है रोल्स क्लैरिटी ना होने की वजह से, एम्बिग्यूटी की वजह से और चेंजेस की वजह से, तो वो कहलाता है वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट। फिर आता है इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, ये ऊपर हो चुका है कवर, ये दोबारा रिपीट हो गया है। फैमिली कॉन्फ्लिक्ट होता है, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट ऑकर विद इन फैमिली रिलेशनशिप एंड में इन्वॉल्व डिसएग्रीमेंट, टेंशन और डिस्प्यूट अमंग फैमिली मेंबर। फैमिली मेंबर्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो ये फैमिली कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है। कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट नाम से क्लियर है, दो लोकल कम्युनिटी के बीच में, नेबरहुड में, रेजिडेंट में, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में या लोकल अथॉरिटीज में जो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है वो कहलाता है कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट। कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट, कल्चरल बिलीफ्स, वैल्यू, नॉर्म्स को लेकर जो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है वो कहलाता है आपका कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट। फिर एनवायरमेंटल कॉन्फ्लिक्ट, तो एनवायरमेंटल कॉन्फ्लिक्ट अराइज फ्रॉम डिस्प्यूट और डिसएग्रीमेंट ओवर नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड यूज, एनवायरमेंटल पॉलिसी और कंजर्वेशन एफर्ट। जब नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो कहलाता है एनवायरमेंटल कॉन्फ्लिक्ट। हाउ टू कॉप अप विद कॉन्फ्लिक्ट, इन कॉन्फ्लिक्ट के साथ कॉप अप कैसे करा जा सकता है, तो स्टे काम एंड रेगुलेटेड। सबसे पहले आपको शांत रहना है और रेगुलेटेड रखना है अपने आप को, किसी भी तरीके का कोई जल्दी से डिसीजन नहीं लेना है कोई भी। फिर अवॉइड एस्केलेशन एंड एग्रेशन, आपको गुस्से पर कंट्रोल रखना है, ज्यादा गुस्सा नहीं करना है। फिर लिसन एक्टिवली एंड एम्पैथेटिकली, सबसे पहले आपको प्रॉब्लम को समझना है कि ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ किस वजह से है, प्रॉब्लम को जो एक्टिवली लिसन करना है, उसके बाद कोई डिसीजन लेना है। फिर कम्युनिकेट असर्टिवली एंड रिस्पेक्टफुली, दूसरे पर्सन के भी व्यू को समझना है, उसकी प्लेस पर अपने आप को रखकर देखना है कि उसके अकॉर्डिंग क्या सिचुएशन है और उसके अकॉर्डिंग फिर कम्युनिकेशन करनी है। सेट बाउंड्री एंड टेक ब्रेक, फिर आपको एक बाउंड्री सेट कर लेनी है कि हमें इतना ही ये कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करना है, इससे ज्यादा बाहर जाकर हमें इस कॉन्फ्लिक्ट को नहीं बढ़ाना है। फिर सीक सपोर्ट एंड पर्सपेक्टिव, दूसरे लोगों की सपोर्ट लेनी है, उनके पर्सपेक्टिव को समझना है कि इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर आपका क्या पर्सपेक्टिव है। फिर फोकस ऑन सॉल्यूशन एंड कॉम्प्रोमाइज, उसके बाद आपको सॉल्यूशन पर फोकस करना है कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, और फिर उसके साथ कॉम्प्रोमाइज भी करना है कि मतलब दोनों पार्टियां कुछ ना कुछ चीजें मान लें और कुछ चीजों को छोड़ दें। फिर प्रैक्टिस फॉरगिवनेस एंड लेटिंग गो, उसके बाद एक दूसरे को माफ कर देना है और जाने देना है जो चीजें हो गई उन्हें, ठीक है।
नेक्स्ट आता है वैल्यू ऑफ टाइम। तो द वैल्यू ऑफ टाइम इज इमेजरेबल एंड पैरामाउंट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ फ्रॉम पर्सनल एंडेवर टू प्रोफेशनल परस्यूट। टाइम इज फाइनाइट एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस एसेट इंडिविजुअल possess. Understanding the value of time entails recognizing its significance in various dimension। क्या बोला है, वैल्यू ऑफ टाइम है वो इमेजरेबल है, पैरामाउंट है क्या हर सिचुएशन में, हर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में, और एक फाइनाइट और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है जो कि इसे मोस्ट प्रीशियस एसेट बना देता है किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ का। ठीक है, अब इसको हम कई सारी डायमेंशंस में समझ सकते हैं। लिमिटेड रिसोर्स और टाइम इज लिमिटेड विद ईच पर्सन हैविंग फाइनाइट अमाउंट ऑफ इट्स इन इट्स फाइनाइट अमाउंट ऑफ इट इन देयर लाइफ टाइम। टाइम जो है वो एक नेचुरल लिमिटेड रिसोर्स है, हर पर्सन के पास सिर्फ उतना ही टाइम होता है जितनी उसकी लाइफ होती है। अनलाइक अदर रिसोर्सेज दैट कैन बी रिप्लेनिश्ड और एक्वायर्ड, टाइम कैन नॉट बी रिगेन्ड वंस इट लॉस्ट। जैसे बाकी रिसोर्स होते हैं उन्हें हम दोबारा से एक्वायर कर सकते हैं, रिप्लेनिश कर सकते हैं, लेकिन टाइम अगर एक बार चला जाता है तो दोबारा से नहीं आता। फिर आता है इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो टाइम इज अ ग्रेट इक्वलाइजर एज इट डिस्ट्रीब्यूट इक्वली अमंग ऑल इंडिविजुअल रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड स्टेटस और वेल्थ। टाइम एक ऐसा रिसोर्स है जो सभी में इक्वली बटा हुआ है बिना उनकी वेल्थ, स्टेटस और बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग। फिर आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो एवरी डिसीजन मेड इन्वॉल्व एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगोन। टाइम स्पेंट ऑन वन एक्टिविटी मींस सैक्रिफाइसिंग द पोटेंशियल बेनिफिट और अपॉर्चुनिटी एसोसिएटेड विद अनदर एक्टिविटी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, ऐसी कॉस्ट जो कि हम क्या कहते हैं इसे नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, मतलब हमने किसी एक चीज में इस चीज को यूज कर लिया तो दूसरी अपॉर्चुनिटी हमारे हाथों से चली जाती है। ऐसे अगर हम एक चीज में टाइम लगा देते हैं तो दूसरी चीज से जिससे हमें बेनिफिट मिल सकता था वहाँ टाइम लगाने से वो अपॉर्चुनिटी हमारी चली जाती है। फिर आता है प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। तो टाइम मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। टाइम मैनेजमेंट किस लिए जरूरी है, प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने के लिए जरूरी है। प्रॉपर एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम अलाउ इंडिविजुअल टू अकम्प्लिश टास्क, अचीव गोल एंड रिस्पांसिबिलिटी इफेक्टिवली। अगर सही से टाइम मैनेजमेंट होगा तो जो इंडिविजुअल है वो अपने टास्क को पूरा कर पाएगा, गोल अचीव कर पाएगा, अपनी रिस्पांसिबिलिटी को इफेक्टिवली कंप्लीट कर पाएगा। फिर आता है क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो टाइम प्ले अ क्रूशियल रोल इन डिटरमाइनिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, बैलेंसिंग वर्क, लीजर रिलेशनशिप एंड पर्सनल परस्यूट रिक्वायरिंग एलोकेटिंग टाइम थॉटफुली टू इंश्योर वेल राउंडेड एंड फुलफिलिंग लाइफस्टाइल। फिर आता है पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इन्वेस्टिंग टाइम इन लर्निंग, सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड पर्सनल डेवलपमेंट की टू ग्रोथ एंड सक्सेस। अगर कोई पर्सन अपनी पर्सनल ग्रोथ में, लर्निंग में, सेल्फ इंप्रूवमेंट में टाइम इन्वेस्ट कर रहा है तो उससे ग्रोथ होगी, उसकी सक्सेस होगी। कंटिन्यूअस लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट एम्पावर इंडिविजुअल टू अडॉप्ट चेंज, ओवरकम चैलेंज एंड सीज अपॉर्चुनिटी, जिसकी मदद से वो क्या कर पाएगा, चेंजेस को अडॉप्ट कर पाएगा, चैलेंजेस को ओवरकम कर पाएगा और अपॉर्चुनिटी को सीज कर पाएगा। नेक्स्ट है रिलेशनशिप एंड कनेक्शन। तो बिल्डिंग एंड नर्चरिंग मीनिंगफुल रिलेशनशिप रिक्वायर टाइम एंड एफर्ट, इन्वेस्टिंग टाइम इन कनेक्शन विद फैमिली, फ्रेंड एंड कम्युनिटी, स्ट्रेंथन बॉन्ड, फोस्टर ट्रस्ट एंड इनहांस ओवरऑल वेलबींग। तो क्या रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए टाइम और एफर्ट दोनों की जरूरत पड़ती है। अगर कोई पर्सन अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और कम्युनिटी में टाइम दे रहा है तो इससे उसका बॉन्ड होगा, वो स्ट्रेंथन हो जाएगा, ट्रस्ट बढ़ेगा और इससे उसकी ओवरऑल वेलबींग इनहांस हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ यहाँ पर आपकी जो यूनिट नंबर 3 है उसकी वन शॉट रिवीजन कंप्लीट हो जाती है। जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट था सारा आपको कवर करवा दिया है। होप सो आप सभी के लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।